हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आज लेकर आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट और न्यू सेशन फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12। जी हां, ये है हमारा सबसे पहला वीडियो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट द नेशनल इनकम फ्रॉम सीबीएसई क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, क्लास 12 के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्लास 12 का सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, और ये जो इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं, इसमें हम लोग अगले एक महीने में पूरी मैक्रो को रिवाइज करेंगे इन दी ऑनलाइन मोड। जी हां, पूरी की पूरी मैक्रो मिलेगी आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और स्टार्टिंग होगी नेशनल इनकम से, एक एक कंसेप्ट की डेप्थ तक जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक आप इकोनॉमिक्स में नहीं बन जाते जीरो टू हीरो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉपिक नेशनल इनकम। देखिए, अगर मैं सीबीएसई सिलेबस की बात करता हूं तो क्लास 12 सीबीएसई का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका थ्योरी कंपोनेंट होता है। इट इज योर थ्योरी कंपोनेंट। 80 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरी के पेपर के होते हैं, और 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल कंपोनेंट। 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिलते हैं। एक असेसमेंट होता है जो आपके स्कूल में कंडक्ट कराया जाता है इन द नेम ऑफ अ प्रैक्टिकल, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। ये जो 80 मार्क्स का सिलेबस होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका टोटल वेटेज होता है 40 मार्क्स का, और दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका अगेन वेटेज होता है 40 मार्क्स का। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लास 12 का जो सिलेबस है वो क्लास 11 की तरह ही दो बुक्स में डिवाइडेड है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका वेटेज रहेगा बोर्ड एग्जाम में 40 मार्क्स का, और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगेन जिसका वेटेज रहेगा 40 मार्क्स का। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग विद द डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स, एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हाईली कंसेप्चुअल। व्हेन आई से इट्स हाईली कंसेप्चुअल, मतलब उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सजेशंस हैं, जितना भी कंटेंट है, वो सब का सब कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, दैट मींस योर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो क्लियर। बट जो आईडी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी फ्रॉम 1957 टिल डेट। यानी कि 1947 से लेकर आज तक हम लोगों ने हमारी कंट्री में जो भी एक्सपीरियंस करा, हमारे नेशन ने जो भी चीजें सफर करी, जो भी एडवांटेजेस उसको मिले, उन सब का एक डिटेल्ड एनालिसिस है। मोस्टली वो फैक्ट्स हैं, वो डेटा है, वो स्टैटिस्टिक है, जो हमारे को बताया जाता है कि 1947 से लेकर हमने आज तक क्या खोया और क्या पाया। तो अगर मैं इसको एक सिंपल टर्म्स की बात करूं तो आईडी इज अ प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक और द सब्जेक्ट और द कंटेंट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करती है, लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस करती है, एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करती है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। तो हमारा जो क्लास रहेगा, जो नेक्स्ट मंथ में रहेगा, इट विल बी अ कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड पोर्शन, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग शुरुआत करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो आई सपोज आपको सिलेबस क्लियर होगा। प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में आपके अगेन दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक होती है प्रोजेक्ट फाइल, वन विल बी योर प्रोजेक्ट फाइल, जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको असाइन करेंगे ऑन द टॉपिक जो भी उनको सूटेबल लगता होगा। एंड अनदर वन इज योर वाइवा वॉइस। आपका वाइवा होगा, जो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा एज अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई, और वो आपका वाइवा कंडक्ट करेगा। आई बिलीव अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा है तो आप वाइवा को बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, बट अगर थ्योरी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं तो यहां पे थोड़ा बहुत निट्स एंड नैट्स देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है कैसे डिवाइडेड। देखिए, क्लास 12 में जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसमें हम लोगों को 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 यूनिट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। 5 यूनिट्स का मतलब है 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स के सिलेबस में पढ़ने हैं। सबसे पहला जो यूनिट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नेशनल इनकम। सी, व्हेन आई से नेशनल इनकम, तो इसमें मैं आपके सारे कंपोनेंट्स कंसिडर करता हूं। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंसिडर करता हूं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम भी कंसिडर करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू मी नेशनल इनकम एक कंप्लीट यूनिट है
जिसमें हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट और इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही पोर्शन को कवर कर लेते हैं, जिसका वेटेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है नियर अबाउट 10 मार्क्स। ये आपका 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चांसेस रहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। दैट मींस ईदर फॉर 4 और फॉर 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। दूसरा बात करते हैं, द सेकेंड यूनिट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें सब डिविजन्स भी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इसका जो टोटल वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में इट इज ऑफ 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंबाइंड वेटेज है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट रहती है। तीसरा बात करते हैं, देन वी हैव मनी एंड बैंकिंग। इट्स अ प्योरली थ्योरी चैप्टर। आपको ज्यादातर पोर्शंस इसमें से मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगेन इस चैप्टर का वेटेज है फॉर 6 मार्क्स। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज रहता है 6 मार्क्स का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये दो चैप्टर्स हैं जिनका कंबाइंड वेटेज रहता है 6 मार्क्स का। एंड एट लास्ट वी हैव गवर्नमेंट बजट। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसका वेटेज हमारे एग्जाम में रहता है फॉर 6 मार्क्स। तो इन शॉर्ट, जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि हमारे पास 5 अलग अलग यूनिट्स हैं और उनका मार्क्स वाइज बाइफर्केशन हमने यहां पर करा। हमारे सबसे बड़े जो 2 यूनिट्स होते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, जिसको हम सबसे पहले पिक करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम हमारे छोटे यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे जहां पर एप्लीकेशन थोड़ी है, कंसेप्चुअल मेमोराइजिंग ज्यादा है, और धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। ठीक है, आई सपोज आपको सिलेबस क्लियर होगा, आपको वेटेज क्लियर होगा। शुरू कर सकते हैं हम हमारा चैप्टर नेशनल इनकम या फिर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, When we start with the macro economics, यानी कि जब भी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं तो मुझे सबसे पहले एक वर्ड समझ में आता है जो हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं इकोनॉमिक्स की मीनिंग की भी बात कर सकता हूं, बट मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर आप क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि मैक्रो वर्ड डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, वेरी लार्ज, ह्यूज, बहुत बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, हमारे सब्जेक्ट का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को, यानी कि बहुत बड़े सेगमेंट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। अब ये कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसको हम स्टडी करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। अगर मैं कहता हूं पॉवर्टी ऑफ अ कंट्री, मैं अपनी कंट्री की पॉवर्टी की बात करता हूं, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, कितनी गरीबी है, कितने ज्यादा लोग गरीब हैं। इट्स अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कंप्लीट नेशन। ये पूरे देश की समस्या है भाई। तो अगर पूरे देश की कोई प्रॉब्लम को मैं स्टडी करता हूं, देन इट्स अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। एक और ले लेते हैं, इफ आई टॉक अबाउट नेशनल इनकम, यानी कि पूरे देश की इनकम, तो अगर मैं पूरे देश की इनकम को स्टडी करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट इनकम ऑफ द एंटायर नेशन, तो ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो भी मैं पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूं। दैट मींस अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सिंपल शब्दों में यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी फैक्टर, कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी डेटा पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और अगर वो किसी इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होता तो वो माइक्रो हो जाता। तो मैक्रो का मीनिंग आई सपोज आपको समझ में आता होगा, द प्रॉब्लम्स विच आर स्टडीड एट मास लेवल। द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है मास लेवल की प्रॉब्लम्स को, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन, जो सेकंड थिंग हमें यहां पे डिस्कस करनी है फर्स्ट चैप्टर में, उसको हम लोग कहते हैं गुड्स। अब ये गुड्स क्या होते हैं? आपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हो तो भी गुड्स के बारे में आप एक बेसिक इंसाइट डेवलप कर सकते हो। गुड्स का मतलब होता है अ प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग। गुड्स को नॉर्मली मैं क्या कहूंगा? एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई भी ऐसी चीज
जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, जिसको यूज करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऐसी चीजों को हम लोग गुड्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि कार एक गुड है, एब्सोल्युटली है। अगर मैं कहूं एयर कंडीशनर एक गुड है, एब्सोल्युटली है। अगर मैं कहूं पेन एक गुड है, एब्सोल्युटली है। तो हर वो प्रोडक्ट जिसको यूज करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो गुड है। लेकिन गुड होने के लिए जरूरी क्या है? दैट इट शुड बी टैंजिबल। कोई भी प्रोडक्ट गुड तब कहलाएगा जब वो टैंजिबल होगा। टैंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे टैंजिबल कहेंगे। और गुड्स के साथ हम लोग सर्विसेज को भी पढ़ सकते हैं। सर्विसेज का मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, बट सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी की सारी सर्विसेज होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको इस्तेमाल करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फैक्शन के लिए ही हम इनका कंजम्पशन करते हैं। तो गुड्स का मतलब प्रोडक्ट्स जो दिख सकते हैं, जो टैंजिबल है। सर्विसेज का मतलब जो इनटैंजिबल है, बट दोनों से ही हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये बात भी आपको शायद पता होगी, इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ये गुड्स का क्लासिफिकेशन हमारे क्लास में कैसे हुआ है। देखिए, फर्स्टली हमारे सिलेबस में गुड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स और दूसरे हो जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स में वर्ड आ गया कंज्यूमर, इसको हम कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूमर गुड कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने मार्केट से एक पेन खरीदा, फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, लिखने के लिए पेन खरीदा। तो अगर वो पेन डायरेक्टली मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मींस इट्स अ कंज्यूमर गुड। या मान लेते हैं कि मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से अपने लिए एक ब्रेड खरीदी टू ईट। मेरे को ब्रेड खाने का मन था, मैं ब्रेड खाने के लिए ले आया। तो अगर मैंने ब्रेड अपने लिए खरीदी है, अगर मेरी ब्रेड से मेरी वांट सेटिस्फाई होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड कहेंगे। तो वी कैन सिंपली से कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बींग्स की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे पेन हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, पल्सेस हो गए, चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई। ये सारे के सारे गुड्स जो हमारे होते हैं, इनको हम लोग कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करा जाता है। दोज गुड्स which are used in the production process, जिनको या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करा जाता है या फिर जिनको प्रोसेस करा जाता है। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा। या तो जिनको प्रोसेस करा जाता है वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, या फिर जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करा जाता है वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक होटल रन करते हैं। यू आर रनिंग अ होटल, आपने एक होटल रन करा। होटल मीन्स अ काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट, जिस छोटा सा आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, और आप अपने रेस्टोरेंट में ब्रेड को प्रोसेस करते हैं। ब्रेड को प्रोसेस करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। आप अपने रेस्टोरेंट में ब्रेड को प्रोसेस करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं, ब्रेड से ब्रेड सैंडविच बना लेते हैं, ब्रेड से कटलेट बना लेते हैं। तो ब्रेड आपके लिए क्या हो गया? एक प्रोड्यूसर गुड हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करी है तो वो आपके लिए प्रोड्यूसर गुड है। या फिर मान लेते हैं कि आपके होटल में एक अवन है, माइक्रोवेव अवन है। तो माइक्रोवेव अवन का काम क्या है? प्रोडक्ट्स को बनाना, कुक करना फूड को। तो दैट मींस अगेन वो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो ये भी प्रोड्यूसर गुड हो गया। तो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको या तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, और या फिर जिनकी प्रोसेसिंग करी जाती है ताकि हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकें। इसीलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। तो एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनाए जाते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें या तो प्रोसेस करा जाता है या फिर जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? नाउ अब जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। The first is durable consumer goods. The second is non-durable consumer goods. And the third one is semi-durable consumer goods. ठीक है,
तो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल वर्ड बना है लॉन्गेटिविटी से, ज्यादा चलने वाला। आपने सुना होगा ना ड्यूरासेल होता है जो ज्यादा चले। तो ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है ये एक देखो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ 3 साल, 5 साल, 10 साल होती है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ 2 साल हो सकती है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ 20 साल भी हो सकती है। तो व्हेन आई से ड्यूरेबल, तो इसका मतलब होता है विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनका जो टाइम स्पैन होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा के लिए हम यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं मोर देन 1 ईयर, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानेंगे। तो वो गुड्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है एज ऑफ नाउ, तो हम उसको ड्यूरेबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी, नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स कार की लाइफ 15 साल होती है, 15 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। चलो आपने गवर्नमेंट को इग्नोर कर दिया, आप उस कार को 7 ईयर्स या 5 ईयर्स तक रन करोगे, तो कार आपके लिए क्या हो गई है, लॉन्गर पीरियड के इस्तेमाल करने वाला ड्यूरेबल गुड। या मान लेते हैं आपके पास एक एयर कंडीशनर है, तो अगर आपके पास एक एयर कंडीशनर है तो एसी विल यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक आप एसी को यूज कर सकते हो, तो इट इज ऑल्सो अ ड्यूरेबल गुड। या फिर मान लेते हैं कि आपके पास एक कैमकॉर्डर है, एक कैमरा है, तो कैमरा नॉर्मली 2 साल या 3 साल के लिए यूज हो सकता है। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करा, तो वो अगेन आपके लिए क्या हो गया, ड्यूरेबल हो गया। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या हो गया फिर बॉस, वन टाइम यूज, एक बार इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, खत्म। एक बार इस्तेमाल करा, कहानी खत्म हो गई, अब दोबारा यूज करने के लिए नहीं बचा। जैसे आपका यूज एंड थ्रो पेन, एक बार आपने यूज एंड थ्रो पेन को पूरी तरह से यूज कर लिया, अब आप उसके अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते इंक, आप उसके अंदर इंक को रिफिल नहीं करोगे, आप 3 रुपए का पेन मार्केट से दूसरा खरीद के ले आओगे। दैट मींस कि आपके लिए यूज एंड थ्रो पेन क्या है, वन टाइम यूज कमोडिटी है। एक बार इस्तेमाल कर लिया, प्रोडक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया तो उसको हमने कहा नॉन ड्यूरेबल। जो ड्यूरेबल नहीं है वो नॉन ड्यूरेबल हो गया। एंड एट लास्ट सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो बट मोर देन वन टाइम यूज हो। ठीक है, जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल से तो कम है लेकिन 1 टाइम यूज से ज्यादा है। अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसकी लाइफ 1 साल से कम है बट 1 टाइम यूज से ज्यादा है? तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ट्यूब्स ऑफ कार्स। जो कार्स होते हैं, जो 4 व्हीलर्स होते हैं, जो 2 व्हीलर्स होते हैं, उनके अंदर टायर्स होते हैं और ट्यूब्स होती हैं। ऑल्दो ट्यूबलेस टायर्स भी अवेलेबल होते हैं, बट जो ट्यूब वाली कार्स होती हैं या टायर्स होते हैं या जो ट्यूब वाले बाइक्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, इनमें जो ट्यूब्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर उसकी लाइफ 6 मंथ्स होती है। यानी कि मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग वो आपको 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं उन पर्टिकुलर ट्यूब्स पे जो कार्स में या स्कूटी में या 2 व्हीलर्स में यूज होते हैं। तो यानी कि 6 मंथ्स मींस व्हाट, एक बार से ज्यादा लाइफ है, पंक्चर हो जाता है आप रिपेयर करा सकते हो, और 1 ईयर से कम लाइफ है अकॉर्डिंग टू द कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है। आप स्कूटी को घर पे रख लोगे, आप कहोगे सर 5 साल तक चल रही है, मेरी स्कूटी का ट्यूब तो खराब नहीं हुआ, तो वो अलग चीज हो गई। बट व्हेन आई से कि 1 साल से कम लाइफ है, मतलब अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी 1 साल से पहले वो खराब हो जाएगा। और एक टाइम यूज से ज्यादा है क्योंकि अगर कभी पंक्चर हो जाएगा तो आप उसे रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने उसको 6 मंथ्स की वारंटी में रखा है। 6 महीने तक अगर वो खराब भी होगा तो कंपनी आपको उसे चेंज करके दे देगी। तो उसे कहा जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो एक बार समअप करें, ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो 1 टाइम यूज के लिए बना हो, और सेमी ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ 1 टाइम यूज से तो ज्यादा होगी बट 1 साल से कम होगी। ऐसे गुड्स को हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट दी प्रोड्यूसर गुड्स कि प्रोड्यूसर गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो प्रोड्यूसर गुड्स का क्लासिफिकेशन प्राइमरीली 2 पार्ट्स में हुआ है, 2 तरीके से हुआ है। एक है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा है नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अब एज द नेम सजेस्ट, ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ ज्यादा हो, नॉन ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ 1 टाइम यूज तक हो। बट इसको फर्दर क्लासिफाई कैसे करेंगे, देखिए हम ड्यूरेबल गुड्स को यहां पे नाम देंगे कैपिटल गुड्स। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग नाम पे नाम देंगे कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स का क्या मतलब हुआ, कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ
वो सारे फिक्स्ड एसेट्स, ऑल द फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं उन सारे फिक्स्ड एसेट्स को कहा जाएगा ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हो, फैक्ट्री में आपने एक मशीन इस्तेमाल करी है, तो मशीन क्या है? फिक्स्ड एसेट है। आप एक स्कूल रन कर रहे हो, स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। मैं एक क्लासरूम रन कर रहा हूं, मेरे पास ये टीचिंग पैनल है, टीचिंग बोर्ड है, तो ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है। आपके घर पे या आपकी फैक्ट्री में एक एयर कंडीशनर है, क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हो, प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हो, तो ऐसे फिक्स्ड एसेट को कहा जाता है कैपिटल गुड्स या फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। एग्जाम्पल के लिए कोई इक्विपमेंट हो सकता है जो आप अपनी फैक्ट्री में या प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो, एयर कंडीशनर हो सकता है जो आपके ऑफिस में रहे, कोई व्हीकल हो सकता है जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, कार्गो यूनिट्स हो गए, जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में करते हो। ये सारे ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं, ये जो सारे एसेट्स होते हैं, इनको हम लोग कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। बट प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ कैपिटल गुड्स थोड़ी ना चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की भी जरूरत है, प्रोडक्शन करने के लिए फ्यूल की भी जरूरत है, प्रोडक्शन करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल की भी जरूरत है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, फ्यूल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग हो गया, ये सब वन टाइम यूज है। एक बार रॉ मटेरियल मशीन में गया, अब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा, तो इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। यानी कि है तो ये प्रोड्यूसर गुड, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि ये ड्यूरेबल होंगे, क्योंकि इनका नेचर वन टाइम यूज तक लिमिटेड रह जाता है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एंड इफ दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू यू, हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू।